गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछता है उस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए होंगे आप लोग कि जिस टॉपिक का हम बात कर रहे हैं, यानी कि आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और इस क्लास में अब बने रहिएगा। इस क्लास में पूरे राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रावधान क्या है, किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कौन क्या उनका शक्ति है, सबके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति का पद क्यों है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ इसमें हम लोग कुछ टॉपिक जो चर्चा करेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग चालू करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्रपति क्यों। ठीक है, इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि दो तरह का शासन व्यवस्था होता है। एक संसदीय शासन व्यवस्था होता है और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि दो हेड होते हैं, दो प्रमुख होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं, एक सरकार का और दूसरा होते हैं देश का या राष्ट्र का, देश का, समझ गए, या राष्ट्र का। थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूजन भी है कि राष्ट्र भारत है या नहीं। कल इससे संबंधित प्रधानमंत्री संसद में बताए थे कि राष्ट्र का कब चर्चा हुआ है, तो इस हिस्ट्री का विषय है, उस पर हम लोग आएंगे। तो दो प्रमुख होते हैं, सरकार का और राष्ट्र का। जो सरकार का प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और जो देश या राष्ट्र का होते हैं वो जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में कहा जाता है कि वास्तविक प्रधान जो होते हैं, वास्तविक प्रधान वो प्रधानमंत्री होते हैं और ये जो होते हैं संवैधानिक प्रमुख या नॉमिनल हेड भी कहा जाता है, नाम मात्र का प्रमुख। ठीक है, तो इससे संबंधित इस पर हम लोग आएंगे कि क्यों संवैधानिक और नाम मात्र का कहा जाता है। इससे संबंधित बीपीएससी में हर एक साल अल्टरनेट करके राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प्स हैं या उनका स्थिति उस बुजुर्ग जैसा है कि इज्जत सब कोई करता है उनका, लेकिन उनको मानता कोई नहीं। ये सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग सारे उस सवालों का जवाब जो है इसमें खोजेंगे कि है क्या एक्चुअल में राष्ट्रपति का पद। सबसे पहले आ जाते हैं कि भारत का जो संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश से लिया गया है, यानी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। समझ गए, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, लेकिन वहाँ पे भारत जो है वो गणराज्य है और ब्रिटेन जो है गणराज्य नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए कि गणराज्य क्या होता है, किसको हम लोग कहते हैं गणराज्य। गणराज्य क्या होता है, जिस देश का प्रमुख निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है, उस देश को हम लोग गणराज्य कहते हैं। तो भारत भी जो है एक गणराज्य है और ये गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी उससे पहले जो हेड होते थे वो गवर्नर जनरल और वायसराय होते थे, जो कि निर्वाचित नहीं होते थे, बल्कि वो ब्रिटिश संसद और रानी के द्वारा जो है नॉमिनेटेड पर्सन होते थे। तो ये राष्ट्रपति जो है 26 जनवरी उस दिन से भारत गणराज्य हुआ और उस दिन से राष्ट्रपति है।
अब सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटेन के क्राउन जैसी स्थिति है, यानी कि जो स्थिति ब्रिटेन में क्राउन की होती है, ठीक है, जो राजा रानी वहाँ के होते हैं, वो स्थिति, वही स्थिति भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। समझ गए। तो अब हम लोग ये समझ में आ गया कि भारत में राष्ट्रपति क्यों है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि दो हेड होते हैं, एक सरकार का और एक देश का। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्र का प्रमुख होते हैं, ठीक है। और वो व्यवस्था, उनका वो जो स्थिति कैसे है, ब्रिटिश क्राउन के जैसा स्थिति है। और इनको संवैधानिक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उस पर हम लोग आएंगे। अब आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रावधान के बारे में कि राष्ट्रपति है क्या, उनके पद के बारे में कहाँ पे जिक्र है। तो सबसे पहला चीज जो है राष्ट्रपति के बारे में कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है का पद कहाँ है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। ये जो है आपका संवैधानिक प्रावधान भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 73 तक, ठीक है। बीच में कुछ जो है उपराष्ट्रपति का भी है, उससे हम लोग आएंगे। लेकिन इसमें जो है राष्ट्रपति का, ये जो है राष्ट्रपति और साथ में उपराष्ट्रपति भी आ जाते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 52 से 73 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि राष्ट्रपति का जो है प्रावधान किस में है। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति का पद अगर संविधान में देखें तो किस में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होते हैं देश के प्रथम नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। समझ गए। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो ये है पद है वो किस में है, अनुच्छेद
52 में है। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग जो है स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो ये जो है 52 में पद और 53 में शक्ति है। अब आते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और निर्वाचन में भाग कौन लेता है, वोटर कौन होता है राष्ट्रपति में, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग अगला जो टॉपिक है, अगला अनुच्छेद, उसमें अनुच्छेद 54, ठीक है। अनुच्छेद 54 में जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसके बारे में प्रावधान है। यानी कि अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डाल सकता है, वोटर कौन हो सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर के संबंध में किसमें है? अनुच्छेद 54 में है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है और 53 में राष्ट्रपति की शक्ति है। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब आ जाते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जो है वोट डाल सकता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए वोटर कौन होते हैं। पहला, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब टोटल होगा 543, टोटल 545 है। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं तो वो वोट नहीं देता है। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। उसके बाद वोटर कौन होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी जो है 233, 245 है, 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो वो भाग नहीं लेता है, तो 233 से। उसके बाद क्या होता है? सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, समझ गए। तो अब कौन वोटर हो गए? सभी राज्यसभा के राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, ठीक है। ये ही तीनों था। लेकिन क्या किया गया कि 1992 में 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति निर्वाचन में वोट डालने की अनुमति दे दी गई। तो 1992 में 70वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एनसीआर और पुडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होंगे, ठीक है। तो देखिए अब देख रहे हैं हम लोग कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 1992 में तब तक जो है केंद्र शासित प्रदेश को ये अधिकार नहीं था उन विधानसभाओं को, लेकिन 1992 में 2 विधानसभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी, इस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार हो गया। यानी राष्ट्रसभा, अगर कहें कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर कौन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर कौन नहीं होते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन नहीं दे सकते हैं। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट नहीं दे सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और उसके बाद राज्यों के विधान परिषद के सदस्य, ये दोनों जो होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। समझ गए? तो जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य जो हो गए और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 54 में जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर कौन होगा इससे संबंधित है। और राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर जो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ 1992 में 70वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं को भी यह अनुमति दिया गया कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये जो है 54, अनुच्छेद 54 में है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 55 में क्या है। चलिए आते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, कैसे निर्वाचन होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मेथड क्या है, और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन की विधि। तो उसके बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। सबसे पहले राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। दूसरा जो होता है समानुपातिक मत पद्धति, ठीक है, पीआर सिस्टम इसको बोला जाता है। और तीसरा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एसटीवी इसको कहा जाता है। समझ गए? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव का नीति ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान, ठीक है। समानुपातिक मत पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये जो राष्ट्रपति जो होते हैं अप्रत्यक्ष क्या है, गुप्त समझ गए कि किसी को बताना नहीं है, जो वोटर होता है वो जाकर वोट दे देता है। अप्रत्यक्ष किसको कहते हैं?
अप्रत्यक्ष जो है चुनाव प्रणाली उसको कहा जाता है जिस चुनाव में जनता भाग नहीं लेता है बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। समझ गए? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अभी हम लोग 54 में पढ़ रहे थे अनुच्छेद में, कौन भाग लेता है? सांसद और विधायक। तो वहां पे जनता नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जहां पे भाग लेते हैं उस चुनाव को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि समानुपातिक जो है ये मत प्रणाली या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दो तरह का सिस्टम होता है, एक पीआर सिस्टम होता है और दूसरा होता है एफपीटीपी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक निश्चित वोट पाना होता है और इसमें क्या होता है कि जो सबसे अधिक वोट लाता है वो जीत जाता है। तो ये लोकसभा का चुनाव जो होता है वो इस विधि से आता है, सर्वाधिक वोट पाने वाला की जीत हो जाता है। लेकिन पीआर सिस्टम में जो है जीतने के लिए 50% +1 वोट होना चाहिए। समझ लीजिए इसको कैसे कि मान लेते हैं एक इलेक्शन में टोटल जो वोटर हैं 250 हैं, तो टोटल वोटर 250 हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितना जीतने के लिए कितना वोट चाहिए? 1251। ठीक है, 1200 जो है 1250 +1। ठीक है, इतना जो है वोट चाहिए तब जाके चुनाव कोई जीत सकता है। समझ गए? यानी 1251 वोट चाहिए तब कोई चुनाव जीत सकता है। अगर 3 कैंडिडेट खड़ा है A B C D और इसको मान लेते हैं 700 मिल जाता है, इसको 800 मिल जाता है, इसको 600 मिल जाता है, इसको 400 मिल जाता है, तो इसमें किसी की जीत नहीं होगी। फिर हम आगे चलेंगे कि कैसे इसमें चुनाव में जीत होगा। यानी यहाँ सर्वाधिक मत, अगर ये सिस्टम रहता जैसे लोकसभा में चुनाव होता है कि सबसे अधिक वोट, तो इसके अनुसार बी जो है वो जीत जाता, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। सर्वाधिक मत लेने वोट पाने वाले जो है वो नहीं जीतते हैं। उसको समझने के लिए हम लोग आते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ये क्या होता है ये समझ गए। अब आते हैं एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में दरअसल जो वोटर होते हैं वो वोट नहीं देते हैं बल्कि अपना प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 3 उम्मीदवार खड़ा है, ये 4 A B C D, और वोटर जो है अलग अलग गया। एक वोटर गया, ठीक है, वोटर 1, ये कैंडिडेट हैं, और ये वोटर 1 गया, वोटर 2 गया, वोटर 3 गया। तो वोटर 1 जाएगा तो वोट नहीं देगा, अपना प्रेफरेंस देगा। मान लेते हैं कि इसको दूसरा नंबर पे ये है, पहला पे ये है, तीसरा पे ये है, चौथा पे ये है, इसको हो गया चौथा पे ये, तीसरा पे, दूसरा पे, इस पे 1 2 3 4। इस तरह से वोटर जो होते हैं अपना प्रेफरेंस राष्ट्रपति के चुनाव में देते हैं। तो ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जहां पे वोटर जो है अपना प्रेफरेंस, अपना पसंद देते हैं, ना कि किसी एक को वोट देते हैं, बल्कि जितने कैंडिडेट होंगे उसमें अपना प्रेफरेंस देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वोटर देंगे ही, उन पे मर्जी होता है, किसी को पहला दे के बाकी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम है। समझ गए वोटर का। अब आते हैं कि मान लीजिए कि ऐसे वोट पड़ गया तो वोट कैसे जो है वोटों का काउंटिंग होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं कि वोटों का काउंटिंग जो है वो कैसे होता है। समझ लीजिए कि एक इलेक्शन में टोटल वोट का संख्या है 250। टोटल वोट का संख्या कितना है 250, और अच्छा 2500 है, सॉरी, टोटल वोट का संख्या जो है 2500 है। समझ गए। अब क्या हुआ, वोट खो गया, और वोट खोने के बाद पहला वरीयता में जो है इसको जो है 950 मिला। कैंडिडेट ए को कितना मिला 950। कैंडिडेट बी को जो है वोट मिला 700, इसको 700, ठीक है, इसको मिला 500 और इसको मिला 350। समझ गए। पहले वरीयता, यानी कि पहला क्या होगा, वोट पड़ गया तो पहला वरीयता गिना जाएगा कि पहला वोट जो है किसको मिला है। तो पहला वरीयता जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, इसको मिल गया
ए को 950, बी को 750, सी को 500 और डी को कितना मिल गया 350। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि इस स्थिति में कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि किसी को भी कितना वोट नहीं मिला है 1251, किसी को वोट नहीं मिला है और जीतने के लिए कितना चाहिए 1251 वोट चाहिए। समझ गए? तो अब क्या होगा इस स्थिति में कि जो सबसे कम आया है इसको हटा दिया जाएगा, इसको क्या कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा, और हटा के क्या किया जाएगा कि इसको जो वोट मिला है, समझ गए, ये जो 350 वोट इसको मिला है, इसमें अब देखा जाएगा कि द्वितीय वरीयता का वोट जो है कितना इसको 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 मिला है। समझ गए? तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि द्वितीय वरीयता का वोट देखेंगे और मान लेते हैं कि इसको जो है द्वितीय वरीयता का 50 मिला है, इसको 100 मिला है और इसको 200 मिला है। समझ गए? तो फिर अगर हम जोड़ेंगे तो इसको जो है कितना वोट हो जाएगा 1000 वोट हो जाएगा, इसको 800 वोट हो गया और इसको 700 वोट हो गया। फिर भी किसी को जो है 1251 वोट नहीं आया। समझ गए? तो अब क्या किया जाएगा कि फिर जो सी है उसको हटा दिया जाएगा, सी को क्या किया जाएगा हटा दिया जाएगा और सी को हटा के फिर तृतीय वरीयता देखा जाएगा कि तृतीय वरीयता में किसको कितना वोट मिला है। तो ये 7000 लिखेंगे, ठीक है, ये 700 वोट है, तो अब इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब 700 वोट में इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें जो है कितना मिलता है। मान लीजिए कि इसको 200 मिला है और इसको मिल गया है 500, तो ए कैंडिडेट को मिला 1200 और बी को कितना मिल गया 1300। ठीक है, अब इस लिहाज में हम लोग देखेंगे कि जो बी है वो जीत गया, क्योंकि इसको 1251 वोट नहीं मिला है और इसको जो है 1200 से ऊपर मिल गया। तो हम लोग जब देख रहे हैं इसमें कि ए बी और सी है, 2 राउंड में बी पिछड़ रहा है, समझ गए, लेकिन तीसरा राउंड में तीसरे वरीयता से ये चुनाव जीत जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। समझ गए? तो ये चुनाव जो है 3 तरह से होता है, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है, समानुपातिक मतलब कितना चाहिए वोट 50% +1, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब क्या होता है कि जो वोट होता है वो पहले वरीयता का वोट गिना जाता है, अगर उसमें 50% +1 क्रॉस कर गया तो उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा, अगर नहीं करेगा तो जो सबसे कम होता है उसको बाहर कर दिया जाएगा और उसका द्वितीय वरीयता का जो वोट होता है सब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद काउंट किया जाएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा, वो अगर 50% +1 पूरा कर लिया तो जीत दे दिया जाएगा, अगर नहीं जीतेगा तो तीसरा को हटा के फिर उसका तृतीय वरीयता का मत शामिल किया जाएगा और इस तरह से जिसको मिल गया ज्यादा वोट वो चुनाव जीत जाएगा। समझ गए? तो यह सिस्टम है। अब आते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक संसद का जो है वोट का कीमत क्या होता है, एक संसद के सदस्य का कितना वोट होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में आते हैं, एक सांसद के मत का मूल्य कितना होता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट होता है उसमें जो है संसद के सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है। समझ गए? तो देखिए इसका क्या होता है, ये कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और गुने 1000 कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये अगर डेसिमल में आएगा, अगर 5 से कम रहेगा, मान लेते हैं कि आ गया 100.2, समझ गए, तो इसको 100 मान लिया जाएगा, और अगर 110
5 ये आ गया तो इसको 101, अगर 5 से ऊपर आएगा तो इसको 1 मान लिया जाएगा, अगर 5 से डेसिमल के बाद कम आएगा तो उसका जो इंटीजर वाला पार्ट है यही लिया जाएगा, और अगर डेसिमल के बाद 5 से ज़्यादा आ जाएगा तो उसमें एक और जो है जोड़ दिया जाता है ताकि राउंड फिगर में वोट जो है आ जाए। तो ये एक सांसद के वोट का ये है देश की कुल जनसंख्या और जितने वोटर लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं वो गुने 100। ठीक है, अब आते हैं कि एक विधायक के वोट का क्या वैल्यू होता है। एक विधायक के मत का मूल्य, ये क्या एकदम सेम उसी तरह से है, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। समझ गए। तो ये एक विधायक का, अलग अलग राज्य के विधायक का अलग अलग वोट होता है और सारे सांसद का जो है वोट का मूल्य एक होता है। इस तरह जो है वोटों का संख्या निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया, हम लोग समझ गए। अब आते हैं कि अगला अनुच्छेद क्या है। अगला है अनुच्छेद 56। 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति कितने दिन तक अपने पद पे बने रहेगा। तो राष्ट्रपति जो होता है वो 5 साल तक, कितना साल तक इसका कार्यकाल होता है, कार्यकाल 5 वर्ष। ये कब तक होता है, शपथ लेने की तिथि तक, शपथ लेने की तिथि से, यानी जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से लेकर 5 साल तक वो राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। तो कार्यकाल क्या होता है, 5 साल। इससे पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो सकता है। वो कार्यकाल कैसे समाप्त होगा समझ लीजिए। समाप्त होने का है, राष्ट्रपति स्वयं इस्तीफा दे दे। अब राष्ट्रपति किसके नाम से इस्तीफा संबोधित करेगा, तो 2 पद है, समझ गए, जो अपने से नीचे वाले को दिया जाता है। एक राष्ट्रपति जो होगा उपराष्ट्रपति के नाम से इस्तीफा पत्र तैयार करेगा, और एक लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो उपाध्यक्ष के नाम से करते हैं। तो राष्ट्रपति किसको, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकता है। एक दूसरा, राष्ट्रपति का निधन हो जाए, अभी तक पद पे भारत के 2 राष्ट्रपति का निधन हो चुका है, एक जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों का जो है पद पे रहते हुए निधन हो गया है। जब निधन हो जाएगा पद पे रहते हुए, तो उस समय राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है। अब अगर मान लीजिए सिचुएशन कि राष्ट्रपति का निधन हो गया और उपराष्ट्रपति नहीं है, तो अब कौन करेंगे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और एक बार भारत में यह सिचुएशन भी आ चुका है, जब जाकिर हुसैन का निधन हुआ था,
जब जाकिर हुसैन का निधन हुआ था तो उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। ठीक है, तो बीबी गिरी जो है राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाएगा तो 6 माह के अंदर में, कितने दिन के अंदर में? 6 माह के अंदर में राष्ट्रपति का पद जो है चुनाव करवा के भरना है। तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। तो बीबी गिरी जो है वो राष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा दे दिए और ये उपराष्ट्रपति के पद से भी। तो उस समय भारत में ना राष्ट्रपति थे ना उपराष्ट्रपति थे। तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था, दायित्वों का निर्वहन किया था। तो एक बार ऐसा भारत में मौका आया है। तो 2 तरीका है, राष्ट्रपति खुद इस्तीफा दे दे या निधन हो जाए, या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए। और भारत में अभी ऐसा नहीं आया है किसी राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग लाया गया है, तो ऐसा भारत में अभी तक नहीं आया है। समझ गए? तो ये जो है 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पद अवधि, राष्ट्रपति जो होते हैं कितने साल के लिए होते हैं? तो 5 साल के लिए होते हैं। और कब से? जब से शपथ लेते हैं उस तिथि से। और ये पद कार्यकाल कैसे? स्वयं इस्तीफा दे देंगे, निधन हो गया, या महाभियोग जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 61 में कैसे हटाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य हैं। यानी कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया है, दोबारा भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है और वो दोबारा जो है राष्ट्रपति चुना जा सकता है। भारत लेकिन कितना बार चुना जा सकता है, इसको लेकर संविधान मौन है। भारत में ऐसा कभी कोई प्रावधान नहीं है और ना ही ऐसा सिचुएशन आया है कि एक राष्ट्रपति कितना बार जो है चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में जो होता है राष्ट्रपति 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और मात्र अभी तक एक राष्ट्रपति जो है 2 बार चुनाव जो है 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मात्र जो है 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, और अभी तक ऐसा भारत में स्थिति आया भी नहीं कि कोई राष्ट्रपति जो है एक दूसरा बार जो है अपना नॉमिनेशन करे, और ना ही ऐसा स्थिति आया है। लेकिन ये 57 में कहा गया कि राष्ट्रपति दोबारा जो है चुनाव लड़ सकते हैं और निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन कितनी बार हो सकते हैं इसको लेकर संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है और ना ही अभी तक ऐसा कोई स्थिति बना हुआ है। समझ गए? तो ये जो है 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अब आते हैं हम लोग 58। ठीक है, तो 58 जो है उसमें क्या है कि 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में है कि राष्ट्रपति जो है चुनाव लड़ सकते हैं तो क्या होगा। 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसमें है, अनुच्छेद 58 में। और पहला है कि भारत का नागरिक, राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा, उनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो। क्या हो, उनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, और तीसरा, लोकसभा सदस्य
चुने जाने के योग्य हों। क्या है? लोकसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हैं। उसके बाद क्या है कि कोई लाभ के पद पे, कोई लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है। उसके बाद और भी है कि वो जो है पागल, दीवानिया और डिफॉल्टर नहीं हो। ठीक है। तो ये जो है उनका ये है कि ये योग्यता आपको है राष्ट्रपति चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या होता है कि 50 मतदाता, 50 जो है प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक है। अब समझिए कि ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन है। 97 तक जो था ये 10-10 था। ये 97 तक क्या था, 97 तक ये व्यवस्था 10-10 था। लेकिन उसके बाद क्या कर दिया गया कि 50-50 कर दिया गया। समझ गए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है क्या होना चाहिए कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन हो सकते हैं? विधायक और सांसद जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कोई भी आदमी प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकता है। प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होता है? जो वोटर होता है वही। यानी 50 जो है विधायक या सांसद प्रस्ताव लेकर आएंगे राष्ट्रपति के नाम के और 50 उनका समर्थन करेंगे, तब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। 97 तक 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक था। समझ गए। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपया जमानत राशि है। यानी नॉमिनेशन करते समय कितना जो है 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है और 1/6 अगर वोट नहीं होता है तो जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। समझ गए। तो 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। समझ गए। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है कि राष्ट्रपति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 होना चाहिए, लोकसभा सदस्य चुने तो ये अपने आप आ गया, बाकी सब प्रावधान। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता है और राष्ट्रपति के चुनाव में जो है जमानत राशि होती है 15,000। समझ गए। तो ये जो है अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यताएं। चलते हैं अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो है वेतन और भत्ता क्या होता है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में है वेतन और भत्ता। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता। समझ गए। तो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता किसमें है? अनुच्छेद 59 में है। समझ गए। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता वो संसद के द्वारा तय किया जाता है। संसद के द्वारा तय किया जाता है, तय किया जाता है। ठीक है। 2018 में जो है राष्ट्रपति के वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत अभी जो राष्ट्रपति का वेतन है कितना है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख एवं अन्य सुविधाएं मिलती है, अन्य सुविधाएं। और ये जो वेतन मिलता है टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है, इस पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। साथ में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अन्य सुविधाएं भी मिलती है। ठीक है। तो अभी जो राष्ट्रपति को कितना? 5 लाख। और कहां से दिया जाता है? संचित निधि से। भारत के संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। वेतन जो है अभी 2018 से ये है, 2018 से राष्ट्रपति वेतन भत्ता अधिनियम
2018 से कितना वेतन है? 5 लाख, जो कर मुक्त होता है और कहाँ से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। तो ये राष्ट्रपति के जो है अनुच्छेद 59 में है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है और किसके अनुच्छेद? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति, अनुच्छेद में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ किसके अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 60 के तहत। और इसके अनुसार राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। पद और गोपनीयता का शपथ जो है किसके अनुसार दिलवाते हैं? अनुच्छेद 60 के तहत कौन दिलवाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलवाते हैं। तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का क्या है? शपथ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। तो राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग। सबसे पहले होता है कि राष्ट्रपति को हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति को कौन हटाएगा? संसद। संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। कारण क्या होगा महाभियोग का? कारण 2 कारण होगा। राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, राष्ट्रपति पर क्या है? भ्रष्टाचार का आरोप हो, या राष्ट्रपति शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो, या राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हो। समझ गए? तो राष्ट्रपति पर हटाने का प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जो संसद के द्वारा होगा। कारण क्या होगा? कि राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, या राष्ट्रपति शारीरिक और मानसिक रूप से जो अपने कार्य करने में सक्षम नहीं हो, या राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। अब आते हैं कि महाभियोग कहाँ लाया जाएगा। तो महाभियोग जो है संसद के कोई भी सदन में, महाभियोग जो है किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब महाभियोग राष्ट्रपति पर लाया जाएगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। यानी कि जब महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति पे संसद में चलेगा उससे 14 दिन पूर्व जो है उनको सूचना देनी होगी। और क्या होगा कि जब महाभियोग प्रस्ताव पर बहस होगा तो राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं।
ठीक है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा तो 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना पड़ेगा, और राष्ट्रपति जो है जब चलेगा संसद में कार्रवाई किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो उस समय राष्ट्रपति जो होते हैं स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि अपना पक्ष रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत यानी 2/3 से प्रस्ताव पास होना चाहिए। समझ गए? तो यहां पे समझ लीजिए कि क्या है कि राष्ट्रपति को जो है हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, और ये किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। लाने से 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना पड़ेगा। समझ गए? और राष्ट्रपति जब महाभियोग का प्रस्ताव संसद में चलेगा तो उस समय खुद उपस्थित हो सकते हैं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वो अपना पक्ष रख सकते हैं। उसके बाद वोटिंग होगा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और ये प्रस्ताव कितना 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उसके बाद अगर प्रस्ताव पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति महाभियोग के तहत हटाए जाएंगे। भारत में अभी तक ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं है जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। अमेरिका में 3 राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया है। समझ गए? तो ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं है। तो यहां तक हम लोग जो है संविधान पढ़ लिए कि राष्ट्रपति का क्या चुनाव होता है, क्या शक्ति है, वेतन है, भत्ता है, कौन शपथ दिलवाता है, सब कुछ। अब अगला टॉपिक जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। लेकिन उससे हम लोग अगला टॉपिक पढ़े हैं उससे पहले एक बार जो हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं कि किसमें क्या क्या चीज है। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग सारे अनुच्छेद को जो आज हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में कर लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60 और आ जाएगा नीचे अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है 52 में हम लोग क्या पढ़े हैं? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, 53 में क्या पढ़े हैं? शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। 54 में हम लोग क्या पढ़े हैं? निर्वाचक मंडल, वोटर कौन होता है, निर्वाचक मंडल। ठीक है, 54 में हम लोग क्या पढ़े हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 में क्या पढ़े हैं? निर्वाचन की विधि क्या है, निर्वाचन की रीति। ठीक है, 55 में हम लोग पढ़े हैं निर्वाचन की रीति। 56 में पदावधि। 57 में पुनर्निर्वाचन के योग हैं राष्ट्रपति, पुनर्निर्वाचन के योग। 58 में योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं। 59 में वेतन एवं भत्ता, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता। 7 में शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन, और 61 में महाभियोग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है उसको पढ़ लिए। अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है और राष्ट्रपति का जो स्थिति क्या है भारतीय संविधान में, और अब तक के जितने राष्ट्रपति हुए उनकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप जो है देख रहे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।